नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सर यूट्यूब के अपने चैनल तथागत आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपनी रैपिड सीरीज के अंतर्गत हम मोहम्मद गौरी की हत्या पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं आपको ये याद दिला देना चाहता हूँ, ये बता देना चाहता हूँ कि हम जो रैपिड सीरीज में टॉपिक लेकर के आ रहे हैं ये बिल्कुल भी सीरियल वाइज नहीं है और ना ही एक क्रम से है। ये क्रमागत इतिहास बिल्कुल भी नहीं है। हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को ही उठाते हैं और उन पर रैपिडली यानी कि बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको देने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मोहम्मद गौरी की हत्या पर आधारित है। तो अपनी हम क्लास शुरू करते हैं। मोहम्मद गौरी जो भारत में अपना अभियान, एक सैन्य अभियान लेकर के भारत आए थे और ये भी बिल्कुल उसी तरीके से या उसी नक्शे कदम पर चले जिस पर महमूद गजनवी चलते रहे थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इन्होंने एक या दो नहीं बल्कि कुछ स्रोत कहते हैं कि इन्होंने 17 हमले किए, तो कुछ स्रोत बताते हैं कि इन्होंने 18 हमले किए, जिनमें 17 हमलों में किसी में ये हारे और किसी में जीते। लेकिन फाइनली जो 18वां हमला था उसमें ये जीते थे और जैसे हम तराइन की लड़ाई कहते हैं या तराइन का युद्ध कहते हैं, उसमें विजयी होने के बाद में इन्होंने निर्णायक एक तरीके से अपना जो कार्यप्रणाली थी उसको अंजाम दिया था। तो भारत में हुए अभियानों से बहुत ही ज्यादा उत्साहित होकर, चाहे वो गुजरात के मूलराज हों या फिर पृथ्वीराज चौहान रहे हों या फिर अगर हम लोग देखें तो जयचंद के खिलाफ जो युद्ध हुआ था, कन्नौज के जो राजा थे उनके खिलाफ जो अभियान किया था उसमें भी इनको विजयश्री हासिल हुई थी। तो ऐसे कई अभियानों में जीत हासिल करने के बाद इनके जो हौसले थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि इन्होंने अपने आसपास के यानी कि मध्य एशिया के जो शासक वर्ग थे या मध्य एशिया की जो रियासतें थी उन पर भी हमला करने की अपनी योजनाएं बना ली। और जहां तक अगर मुझे अपना याद आ रहा है कि जो मध्य एशिया के अंदर जो शासक वर्ग था वो बिल्कुल उसी नीति पर चलता था जिस पर महमूद गजनवी या फिर मोहम्मद गौरी आपस में चला करते थे। क्योंकि भारत की जो युद्ध नीति थी वो कई पहलुओं पर आधारित थी। मसलन कि सूर्योदय होने के बाद युद्ध शुरू होगा, सूर्यास्त के बाद युद्ध समाप्त कर दिया जाएगा, कमर से नीचे वार नहीं किया जाएगा, यदि दुश्मन पीठ दिखाकर भाग रहा है तो उस पर हमला नहीं किया जाएगा, यदि दुश्मन या शत्रु ने सफेद ध्वज लहरा दिया है तो उसे क्षमा प्रदान कर दी जाएगी या उसे माफ कर दिया जाएगा, यदि उसने संधि का प्रस्ताव दिया है तो उस पर भी अमल किया जाएगा। लेकिन जो मध्य एशियाई जो तुर्क कबीले कह लीजिए या फिर अफगान कबीलों की अगर हम बात करें या उज़्बेक कबीलों की अगर हम बात करें तो ये कबीले बिल्कुल भी दया भाव या यूं कह लीजिए कि उनके अंदर नृशंसता ज्यादा थी, उनके अंदर क्रूरता ज्यादा थी। और मध्य एशिया का तो एक वाक्य भी काफी हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा चलता है कि जंग में सब कुछ जायज है। तो अगर जंग में सब कुछ जायज है तो वो हर चीज जायज है जो जंग जीतने के लिए ये लोग साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया करते थे। हालांकि साम दाम दंड भेद जो अर्थशास्त्र की देन है या फिर कौटिल्य की देन है माने जाते हैं, तो उन चीजों पर चलते हुए कि जो भारत की युद्ध नीति थी और जो तुर्की युद्ध नीति थी उसमें बहुत ज्यादा फर्क था और यही फर्क उन्हें कहीं ना कहीं कमजोर साबित करता था। जो हमारे देश की एक जो हिंदू शासक वर्ग था या भारतीय शासक वर्ग था उसकी कमजोर कड़ी सिर्फ यही थी, एक युद्ध नीति। मैं ये पूरी तरीके से नहीं कहूंगा कि सारा श्रम सिर्फ युद्ध नीति को ही दे दें, उनके बहुत और भी कई पहलू थे जिसमें सामाजिक पहलू था या सामरिक पहलू था या युद्ध नीति का पहलू था या आपस में किसी तरीके का आपसी जो सौहार्द होता है या आपसी रियासतों से सामंजस्य स्थापित करना, उनके साथ वार्ता करना कि किस तरीके से शत्रु को मिलकर के भगाना है। यहां पर आपस के जो मतभेद थे, आपसी जो लड़ाइयां थी वो भी बहुत कारक और कारण बनकर के सामने उभरे थे। तो मोहम्मद गौरी जिस तरीके से उन्होंने एक नहीं दो नहीं पूरे 17-18 हमले किए थे भारत के ऊपर और कईयों में उन्हें बहुत ही ज्यादा सफलता प्राप्त हुई थी और उस सफलता से बहुत ज्यादा उत्साहित होकर के इन्होंने मध्य एशिया पर हमला करने की योजना बना ली थी। तो मध्य एशिया में इन्होंने हमला किया था 1205 में और
अंधखुंद का जो युद्ध था, अंधखुंद का जो युद्ध था वो ख्वारिज्म के शाह के साथ हुआ था, जिनका नाम अलाउद्दीन सिकंदर था। यहां मैं आपको बता दूं कि सिकंदर का जो तमगा था या टाइटल था या जो उपनाम था वो अलाउद्दीन ने मोहम्मद गौरी को 1205 में अंधखुंद की लड़ाई में हराने के बाद धारण किया था। तो इस प्रकार से जो ख्वारिज्म के शाह थे अलाउद्दीन, जिन्होंने बाद में जीत हासिल करने के बाद सिकंदर का अपना जो टाइटल एक्सेप्ट किया था या स्वीकार किया था, ये एक उनकी बहुत बड़ी विजय थी और मोहम्मद गौरी की करारी हार थी। मोहम्मद गौरी ने भी बिल्कुल वही योजनाएं बनाई थी जो भारत में बनाते थे, लेकिन शायद वो भूल गए थे कि वो उसी जगह पर हैं जहां से उनकी युद्ध नीतियां निकली हुई हैं। तो जो भी रहा हो या जो भी हार के कारण रहे हों, लेकिन मोहम्मद गौरी को वहां से जान बचाकर भागने के लाले पड़ गए और कई ऐसे गहरे जख्म जो हमारे मोहम्मद गौरी थे उनको दिए गए। और साथ ही जो अलाउद्दीन सिकंदर थे उन्होंने तो ये तक हुक्म जारी कर दिया था कि किसी भी तरीके से जिंदा या मुर्दा अगर मोहम्मद गौरी किसी भी तरीके से पकड़ा जाता है तो उन्हें उनके सामने पेश किया जाए। लेकिन जान बचा के किसी भी तरीके से मोहम्मद गौरी भाग आए और बाद में उन्हें एक शर्मनाक संधि भी करनी पड़ी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो क्षेत्र थे मध्य एशिया के जो मोहम्मद गौरी ने बाकायदा जीत लिए थे तो उनको वो वापस ख्वारिज्म के शाह को करने पड़े थे। तो बहुत ही शर्मनाक ये हार थी, ये पराजय थी। और इस युद्ध में ये खबर, एक अफवाह उड़ी कि भाई मोहम्मद गौरी जंग मैदान में मारे गए, और ये अफवाह जंगल में आग की तरह भारत में भी फैली और खासकर अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से या पूरा जो पाकिस्तान का जो वर्तमान क्षेत्र है वहां पर, पंजाब का जो भारतीय क्षेत्र है, यहां तक कि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी ये खबर फैल गई कि मोहम्मद गौरी अंधखुंद के युद्ध में मारे गए हैं। लिहाजा जो मरने के बाद या जो जंग हारने के बाद जो हाल होता है बाकी की रियासतों का, तो वो भी यही हुआ। इस तरीके से जो हमारे पश्चिमोत्तर प्रांत के कई सूबे थे उनके सूबेदारों ने बगावत कर दी। ये बगावत कोई छोटी या मामूली नहीं थी, इसमें हिंदू सूबेदार भी शामिल थे और मुस्लिम सूबेदार भी शामिल थे, जिनमें शिया और सुन्नी दोनों थे। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हिंदुओं ने बगावत कर दी, हम ये भी नहीं कह सकते सिर्फ शियाओं ने बगावत कर दी। खुद मोहम्मद गौरी के कुछ सिपह सलारों ने या यूं कह लें कि कुछ सूबेदारों ने यहां बगावत का परचम बुलंद कर दिया था। और बाकायदा दो उसके जो मोहम्मद गौरी के जो दो काफी वफादार व्यक्ति थे जिनका नाम है बकन और सरका, इन्होंने मिलकर के काफी उत्साहित थे ये, और पंजाब में ये अपना इनका शासन चल रहा था और इन्होंने बाकायदा अपने जो लाहौर को कब्जाने की इन्होंने अपनी एक योजना बनाई थी और मुल्तान के शासक को भी इन्होंने मार दिया था, यानी मुल्तान के शासक को मार दिया और अब ये सब मिलकर के लाहौर कब्जाने के लिए अग्रसर हो रहे थे। इधर पंजाब और नमक की पहाड़ी के जो आसपास के जो क्षेत्र थे वहां के निवासी जो थे, वहां के जो रहने वाले थे या बाशिंदे थे, वो भी काफी हद तक अपनी खुद मुख्तारी के लिए फड़फड़ा रहे थे। यहां पर मैं आपको याद दिला दूं कि जो पंजाब और उसके आसपास का जो नमक का जो क्षेत्र है वहां पर एक ऐसी कबाइली जाति कह लीजिए या किसान जाति कह लीजिए जो काफी जुझारू हुआ करती थी। फरिश्ता के शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं कि वो खोखरों और गखरों के बारे में लिखते हैं कि यदि खोखरों और गखरों को धर्म से अलग कर दिया जाए, यानी कि उनकी सभ्यता से और उनकी संस्कृति से यदि धर्म को पृथक कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो वे बहुत ही क्रूर, बहुत ही निरंकुश और बहुत ही विभीषिका पूर्ण व्यक्ति साबित होंगे। तो ये भी एक तरीके से अगर हम देखें तो फरिश्ता ने खुद इस चीज को जो कबाइली जो जातियां थीं जो वहां पर अपने स्थानीय छोटी रियासतों को एक तरीके से उन्होंने वर्चस्व में वो उनकी थी या वजूद में थी, उन पर वो शासन कर रहे थे। यहां पर जो अब ये जो लाहौर में जाने की जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारा का सारा जो अमला था वो लाहौर की ओर भाग रहा था। बगावत इतनी तीव्र और इतनी तेज थी कि आप यकीन नहीं कर सकते कि जितने भी गांव, छोटे शहर, बड़े शहर
सड़क मार्ग सबको काट दिया गया। और खासकर जो लाहौर से गजनी जाने के जो रास्ते थे या लाहौर से गजनी के लिए जाने वाले जो राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ करते थे या तत्कालीन राजकीय मार्ग थे, उनका जो संपर्क मार्ग था वो पूरी तरह तोड़ दिया गया। अब वहां ना अनाज की सप्लाई हो पा रही थी, ना किसी भी तरीके से सैन्य सप्लाइयां हो पा रही थी, और हर जगह अराजकता का माहौल। ये इतनी बड़ी अराजकता थी कि जिसके लिए मोहम्मद गौरी को काफी सोच विचार करके पंजाब की ओर कूच करना पड़ा। और जो पंजाब की ओर जब उन्होंने कूच किया तो उससे पहले संदेश उन्होंने दिल्ली में बैठे अपने सिपह सलार कह लीजिए या नाजिम कह लीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक को भी उन्होंने एक चिट्ठी भिजवाई कि भाई हम गजनी से पंजाब की ओर जा रहे हैं और आप भी दिल्ली से सीधे पंजाब की ओर आइए। उनको लाहौर जाना था, लाहौर बुलाया गया था। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो पहुंच गए दिल्ली से लाहौर और उधर गजनी से मोहम्मद गौरी, और दोनों ने मिलकर के वहां जो कत्ले आम किया, जो नरसंहार किया, वो इतिहास में दर्ज है, इतिहास में प्रसिद्ध है कि उन्होंने चुन चुन करके मर्दों को, खासकर मर्दों में जो 9 साल तक के जो बच्चे थे या उससे भी ऊपर के जो बच्चे थे, उन सबको मारा गया। और खासकर पुरुष वर्ग को उन्होंने पूरी तरह टारगेट किया था, जबकि महिलाएं और लड़कियों को उन्होंने गुलाम बना लिया था और उनको मध्य एशिया के बाजारों में नीलाम करने के लिए, बेचने के लिए, या उनको गुलामों की तरह गुलाम की मंडियों में बेचने के लिए उनको पकड़ लिया था। और ये कोई मामूली संख्या नहीं है। कुछ सूत्र बताते हैं कि ये 14,000 बच्चों और महिलाओं की संख्या थी, कुछ इसे 16,000 तो कुछ 7,000 की संख्या बताते हैं। लेकिन ये महिलाएं और बच्चे मोहम्मद गौरी के द्वारा गिरफ्तार किए गए, पकड़े गए थे और गुलामों की मंडी में बेचने के लिए इनको गजनी ले जाया जा रहा था। और जो खोखर थे या जो गखर्स कहे जाते हैं, इन सब ने मिलकर के जो संघर्ष किया, जो लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। लेकिन फिर भी अथक प्रयासों के बावजूद, काफी खून खराबे के बावजूद भी ये जो नमक की पहाड़ी के जो खोखर्स थे, ये मोहम्मद गौरी की सेना से हार गए और अपनी जान बचा करके कई जगहों पर जाकर के छुप गए या फिर वो पूरी तरीके से अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन उन्होंने अपने परिवार की महिलाओं और बच्चियों को इनके चंगुल से छुड़ाने के प्रयासों में कोई कमी नहीं की। वो निरंतर प्रयास करते रहे कि किसी भी तरीके से जो बंधुआ, एक तरीके से मजदूरों की तरह या गुलामों की तरह या उनको एज अ सेक्स स्लेव की तरीके से, जिस तरीके से मध्य एशिया में बेचना था, तो उनको छुड़ाने का उनका एक उद्देश्य था कि हम इनको छुड़ा करके ले करके आएंगे। तो यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो मोहम्मद गौरी था, इन्होंने जब गजनी ये जा रहे थे तो पास में ही इन्होंने अपना एक झेलम के तट पर इन्होंने अपना एक जो शिविर था, वो शिविर इन्होंने लगाया। और जो शिविर था, उसी शिविर में इन्होंने अपनी आराम के लिए काफी आरामगाह जो बना रखी थी, वो बनाई हुई थी। तो उसी आरामगाह में ये बैठे हुए थे और शाम का वक्त था और जो लोग जो थे, जो खोखर्स थे, वो अपने परिवार को बचाने के लिए पूरी तरह संघर्ष कर रहे थे। तो 15 तारीख को 15 मार्च 1206 के दिन जब मोहम्मद गौरी अपने शिविर में शाम के वक्त की नमाज पढ़ रहे थे और उनके साथ काफी और भी लोग थे, वो नमाज वगैरह अता कर रहे थे, उसी वक्त ये जो हमला था, ये मोहम्मद गौरी के शिविर पर हमला खोखरों ने या फिर यूं कह लें कि गखरों ने किया था। तो मार्च 1206 में झेलम के पास एक सोहावा है, सोहावा नामक जगह है, जहां पर दमयक नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी का बाकायदा कत्ल कर दिया गया। और ये कत्ल भी उस समय किया गया जबकि वो नमाज पढ़ रहे थे और कत्ल करने वाले का नाम रामलाल खोखर था। रामलाल खोखर ने शिया नेता निजारी इस्माइली के साथ मिलकर के इस कत्ल को अंजाम दिया था और बाकी के जो छुपे हुए खोखर बैठे हुए थे, उन्होंने आराम फरमाती सेना पर कहर बन करके एक तरीके से हमला किया था।
तो जो ये खोखरों की जो लड़ाई थी और खोखरों ने जिस तरीके से मोहम्मद गौरी से अपने परिवार को छुड़ाया था, और वो बिल्कुल ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से उनका जो क्षेत्र है, उनका जो राजनीतिक एक प्लॉट है या एक जो थीम है, वो किसी तरह बच जाए। और साथ ही साथ वो ये भी चाहते थे कि जो परिवार उनका जो गिरफ्तार किया गया है उसे भी बचा लिया जाए। तो इस तरीके से जो मोहम्मद गौरी था वो रामलाल खोखर के द्वारा कत्ल कर दिया गया। अधिकतर खासकर जो पाकिस्तान सरकार है या भारत में भी पंजाब का जो क्षेत्र है, वहां पर यही कहा जाता है कि, या ये मान्यता है आमतौर पर, कि जो खोखर्स हैं ये दो भागों में, दो समूहों में बटे हुए हैं। आधा समूह हिंदू है तो आधा समूह मुसलमान है, यानी कि वो इस्लाम को मानते हैं, और एक समूह हिंदुइज्म को मानता है। तो जो हिंदुत्व को मानता है वही इससे पहले इस्लाम में परिवर्तित हो चुके थे, और कहा जाता है ये गौथ यानी कि जाट बिरादरी के थे। तो इस तरीके से जो रामलाल थे उन्होंने मोहम्मद गौरी का बाकायदा नृशंस यानी कि बेरहमी से कत्ल किया। तो कत्ल तो बेरहमी से ही होता है, कभी प्यार से नहीं होता है। तो यहां मैं आपको याद दिला दूं कि इस तरीके से मोहम्मद गौरी को कत्ल किया गया। लेकिन वहीं हम लोग एक लोक प्रचलित एक काव्य कह लीजिए, जिसे हम लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो, जिसमें चंद बरदाई, जैसे चंद बरदाई ने लिखा है, और चंद बरदाई ने उसमें कई तरीके के यानी विभिन्न प्रकार के वर्णन किए हैं। वो साफ तौर पे उसके अंदर लिखते हैं कि किस तरीके से 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में, यानी कि 1192 में तराइन की द्वितीय लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान युद्ध हार गए, और युद्ध हारने के बाद मोहम्मद गौरी उन्हें अपने साथ गजनी ले गया। जब वो गजनी ले जाए गए थे तो वहीं पर उनको पूरी तरह प्रताड़ित किया गया था, काफी जलील किया गया था, और उन्हें काफी उनके साथ जुल्म किए गए थे, और उनकी आंखों में शाही सुरमा के नाम पर आंख का दूध और मिर्च मिला करके भरा जाता था, जिससे वो अंधे भी हो गए थे। और पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताते हैं वो कि ये जो उनके महाराज थे, राय पिथौरा थे, ये शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर थे, और शब्द भेदी बाण चलाने की जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है, उसमें ये सिद्धहस्त थे। तो कत्ल करने से पहले मोहम्मद गौरी ने बाकायदा एक जलसा या यूं कह ले नुमाइश या यूं कह ले जुलूस निकाला, और फाइनली उसने पृथ्वीराज चौहान को मारने से पहले ये ख्वाहिश प्रकट की कि आप हमें अपने शब्द भेदी बाण की जो आपकी जो टेक्निक है उसका कुछ नमूना दिखाइए, या उसका कुछ एक तरीके से आप तजुर्बा करके दिखाइए कि किस तरीके से आप शब्द भेदी बाण चलाते हैं। तो चंद बरदाई बताते हैं कि उन्होंने सुल्तान को एक लोहे का तवा दिया, और उस तवे को साथ में उन्होंने लकड़ी पकड़ा दी कि जब आप इस तवे को लकड़ी से हिट करेंगे तो वो आवाज सुन करके पृथ्वीराज बाण चलाएंगे और सीधे तवे पर जाकर के लगेगा। तो ये जो एक थ्योरी थी कि किस तरीके से 1192 और उन्होंने दिन लिखा है चंद बरदाई ने, वो दिन है बसंत पंचमी का। वो साफ तौर पे लिखते हैं कि 1192 की बसंत पंचमी, आज भी हमारे यहां पर बसंत पंचमी या तो फरवरी के अंत में आती है या मार्च के पहले ही कुछ एक या 2 दिनों के अंदर अंदर आ जाती है। तो वो ये दिन तय करते हैं कि बसंत पंचमी के दिन राय पिथौरा यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी का शब्द भेदी बाण से कत्ल कर दिया या हत्या कर दी। और ये हत्या करने से पहले उन्होंने मोहम्मद गौरी को बता भी दिया कि कैसे आपको तवे पर हिट करना है, मारना है, एक आवाज करनी है, और किस प्रकार उन्होंने एक श्लोक के जरिए एक श्लोक उन्होंने बोला था और श्लोक पढ़ा, और श्लोक में उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को बताया था कि कैसे आपको ये शब्द भेदी बाण चलाना और किस प्रकार चलाना है। तो वो बोलते हैं 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। और इतना कहने के बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बाण छोड़ दिया और सीधा जो तीर था वो चीरता हुआ सीने को पार हो गया और मोहम्मद गौरी जमीन पर लुढ़क करके आ गया।
तो ये चंदबरदाई का जो महाकाव्य बोलते हैं पृथ्वीराज रासो, ये उसमें दी गई कहानी है। लेकिन ये जो ऐतिहासिक हमारे देश के अंदर जो ऐतिहासिक तबका है वो इस बात की किसी भी तरीके से पुष्टि नहीं करता है। वो सिर्फ इसे एक काव्य मानता है या इसे सिर्फ एक एज लोकोक्तियों से भरा हुआ, लोक कथाओं से भरा हुआ, लोकगीतों से भरा हुआ, चमत्कार से भरा हुआ, रहस्य से भरा हुआ, तिलिस्म से भरा हुआ एक महाकाव्य ही एक तरीके से काव्य मानते हैं वो। तो इसलिए ये जो चंदबरदाई के जो वर्णन हैं उनको भारतीय इतिहासकारों ने किसी भी तरीके से पुष्टिकारक नहीं माना है और ना ही इसकी पुष्टि की है और ना ही इन्होंने इस वक्तव्य को वहां पर शामिल किया अपने इतिहास के अंदर। यहां तक कि राजपुताने की जो बेसिक शिक्षा की जो किताबें हैं उसमें भी इस श्लोक का कोई वर्णन नहीं है। बस वहां भी एक लाइन लिखी हुई है कि किस प्रकार से चंदबरदाई के कहने पर या बताई तरीके से शब्द भेदी बाण से पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी का कत्ल कर दिया था। तो भारतीय इतिहास इस तरफ बिल्कुल मौन है और वो इस थ्योरी को सच बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। अब इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो शब्द भेदी बाण चलाया गया था और बताया जाता है कि किस तरीके से पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें 18 बार हराया था। तो 18 बार हराने का जो तात्पर्य है वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि आप अपने शत्रु को यानी सांप को आप कितनी बार काटने का मौका देंगे, डसने का मौका देंगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार या बार बार? तो इस तरीके से अगर हम 18 बार या 17 बार अपने शत्रु को बार बार हमला करने का मौका दे रहे हैं तो ये किसी भी तरीके से राजनीति में अच्छा या उच्च कोटि का निर्णय बिल्कुल नहीं माना जाता है। 1 बार में अकल नहीं आती है, 2 बार में अकल नहीं आती है, लेकिन 17-18 हमले समझ में नहीं आता है। लेकिन जब 1191 की जो तराइन की प्रथम लड़ाई जब जीत ली गई थी तो आखिर क्या वजह थी कि पंजाब से गजनवियों और गोरियों को खदेड़ा नहीं गया? अगर उनको उसी समय खदेड़ दिया जाता, उनको यहां से बेदखल कर दिया जाता या निकाल दिया जाता तो संभवतः सीन कुछ और होता। लेकिन सिर्फ तराइन तक, तराइन में भी कुछ जो क्षेत्र थे उनको जीत लेने के बाद या मुल्तान के आसपास के क्षेत्रों को जीत लेने के बाद सिर्फ आराम से बैठ जाना और शत्रु द्वारा निरंतर प्रयास करना और एक तरीके से जंगे मैदान की तैयारी करना, अपने जख्मों पर मरहम लगाते समय वो 1191 की हार के जो अवतरण थे या उसके जो एक किस्से थे उनको याद करके वो बंदा रात को भी सोते समय उठ जाता था। तो एक तरफ मोहम्मद गौरी जिसने 1192 की जंग का पूरी तरीके से ए से लेकर जेड तक की अपनी तैयारी की, साम दाम दंड भेद, फिर से मैं यही कहूंगा कि उसने छल का भी प्रयोग किया, उसने कपट का भी प्रयोग किया, उसने हर उस अवधारणा और धारणा का प्रयोग किया जिससे जंग जीती जा सकती है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने अपने युद्ध के जरिए भारत से अतुल संपत्ति ग्रहण की थी, बहुत बड़े पैमाने पर लूट की थी, तो उनके बारे में अगर हम देखें तो आनंद स्वरूप मिश्र अपनी पुस्तक द ट्रू स्टोरी ऑफ जयचंद में उन्होंने लिखा या वो लिखते हैं कि भारत की लूट में मोहम्मद गौरी को 500 मन हीरे मिले थे और बताया जाता है कि इन्हें वो हजारों हाथी घोड़ों पर लाद करके गजनी तक लेकर के गया था। और साथ ही वो ये भी बताते हैं कि मोहम्मद गौरी जो था इतनी बड़ी संपत्ति, इतनी बड़ी विपुल संपत्ति के बावजूद भी वो किसी की आंखों का तारा बिल्कुल भी नहीं था। ना वो अपने गुलामों का विश्वास जीत पाया, ना अपने परिवार का विश्वास जीत पाया, ना अपने सिपह सालारों का विश्वास जीत पाया और ना ही उसके मरने पर किसी ने ज्यादा मातम मनाया। एक सिंपल सी बात है कि इतना बड़ा सुल्तान मरा लेकिन ज्यादा मातम पुरसी कुछ नहीं की गई और एक साधारण तरीके से वो कत्ल किए हुए इंसान को एक ऐसी जगह दफनाया गया जो संभवतः उसके लिए थी नहीं। आनंद स्वरूप की पुस्तक में ऐसे कई वर्णन आपको मिलेंगे
वो साफ तौर पे लिखते हैं कि किस प्रकार से बनारस को मोहम्मद गौरी ने तहस नहस किया था, लूटा था, किस तरह अतुल और विपुल संपत्ति यहां से लेकर के गया था। और बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान से भी कई गुना ताकतवर शासक जयचंद थे। और जयचंद जो किसी भी तरीके से मोहम्मद गौरी के साथ किसी भी प्रकार के संधि प्रस्ताव या संधि करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। और पृथ्वीराज चौहान की उन्होंने मदद क्यों नहीं की, तो ये तो पब्लिक डोमेन में है कि उनकी जो पुत्री संयोगिता थी और उसको पृथ्वीराज चौहान भगा ले आए थे और इस प्रकार उन्होंने मदद नहीं की। तो ये एक जेन्युइन, एक साधारण सी बात है कि कोई भी पिता इस तरीके की चीजों पर निर्णय लेते समय 100 बार सोचेगा। लेकिन यह कह देना कि उन्होंने मोहम्मद गौरी की मदद की, यह बिल्कुल भी गलत है। सरासर गलत है कि उन्होंने मोहम्मद गौरी की मदद की। वो मदद नहीं की पर तटस्थ रहे, लेकिन इतना भी तटस्थ किस बात का कि धीरे धीरे करके वो शत्रु, वो अजगर खुद जयचंद को भी निगल गया। और जयचंद ने भी बढ़ चढ़ के उनसे मोर्चा लिया था। लेकिन फिर भी जो फिरोजाबाद से थोड़ा आगे जाके चंदावर जो पड़ता है, कुछ लोग इटावा बताते हैं, कुछ लोग कन्नौज के बीच का मध्य है। लेकिन आधुनिक जो शोध हैं, प्रोफेसर आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव अपनी पुस्तक भारत का इतिहास में लिखते हैं कि ये जो चंदावर का जो स्थान है वो फिरोजाबाद से थोड़ा सा आगे अपना उनका एक जो गांव है वहीं पर ये युद्ध हुआ था। तो इस प्रकार से बनारस की लूट, बहुत बड़ा खजाना बनारस से मिला और साथ ही साथ सारनाथ के बेशकीमती स्तूप, बौद्ध चैत्य, बौद्ध विहार, शिक्षा के केंद्र, ये भी मोहम्मद गौरी के द्वारा तहस नहस कर दिए गए थे। इन्हें लूटा गया था, इन्हें बर्बाद किया गया था, इन्हें बिल्कुल जमीन में मिला दिया था। तो आज अगर हमें जो सारनाथ में जो एक दृश्य दिखाई देता है, जो बर्बादी का, खंडहर का, तोड़फोड़ का, वो सीधे तौर पर मोहम्मद गौरी के द्वारा किए गए कृत्य के माध्यम से मिलता है। और इसकी जानकारी बाकायदा आनंद स्वरूप मिश्र की पुस्तक द ट्रू स्टोरी ऑफ जयचंद में मिलती है। साथ ही साथ वो ये भी लिखते हैं कि किस प्रकार से जयचंद को जो मोहम्मद गौरी था, इसको मरने के बाद कोई खास इसके लिए मकबरा नहीं बनाया गया। इसकी ही पुत्री, जो पुत्री थी जहां मरी थी, और जिस पुत्री के जो मरने के बाद जो मकबरा बनाया गया था, तो मोहम्मद गौरी को उसकी पुत्री के मकबरे में ही दफना दिया गया था और कोई खास मकबरा इसके लिए तामीरात नहीं कराया गया था। जिसने अतुल संपत्ति लूटी हो, बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया हो, लेकिन उसका अंत इस प्रकार से होगा या इस तरह से होगा, या उसके मकबरा यानी कि उसकी कब्र के ऊपर एक छत भी नहीं होगी, ये हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन मोहम्मद गौरी के साथ ऐसा हुआ था और उसके साथ इस तरीके का किया गया था। उसी तरीके से एक और हमें किताब मिली हुई है जिसमें वर्णन है। ये पुस्तक है एम ए खान की एक पुस्तक है जिसका नाम है इस्लामिक जिहाद। एम.ए. खान अपनी पुस्तक इस्लामिक जिहाद में लिखते हैं कि मोइनुद्दीन चिश्ती 1191 और 92 के मध्य में अजमेर भेजे गए थे। और ये जो भेजा था जिसने, वो मोहम्मद गौरी था और ये पृथ्वीराज चौहान की टोह लेने के लिए भेजे गए थे। तो इस प्रकार से एम.ए. खान उसमें इस चीज का हवाला देते हैं, वर्णन करते हैं कि किस तरह से मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में अपना जो एक माया जाल था उसे बनाया और किस तरीके से जो पृथ्वीराज चौहान थे उनकी एक एक खबर बाकायदा उन्होंने मोहम्मद गौरी को दी थी। और उनकी इसमें मदद खुद पृथ्वीराज चौहान के दरबार में दो व्यक्ति थे, उनमें से कहा जाता है एक कायस्थ जाति के थे और एक पाठक थे। तो इन दोनों ने मिलकर के बाकायदा मुखबरी की और बाकायदा जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे उन्हें एक एक खबर जाकर के बताई। जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार की जो खबरें थी वो बाकायदा इन दोनों ने मिलकर के, जो कायस्थ थे और दूसरे पाठक जी थे, इन दोनों ने मिलकर के मोइनुद्दीन चिश्ती को सारे विवरण बताए और ये विवरण सीधे भेज दिए गए कहां पर, गजनी में, कि एक एक खबर उनको पता चली कि क्या चल रहा है, किस तरह इनका सेनापति कहां व्यस्त है, कहां पर इस समय
जो पृथ्वीराज चौहान है वो व्यस्त हैं, सेना का मूवमेंट किस तरीके का है, सेना किस तरीके से काम कर रही है, सेना के पास क्या क्या असले हैं, या मित्र देशों के साथ किस तरीके की जो चीजें, मतलब जो घटनाएं हैं, जो घटना चक्र है वो किया जा रहा है, तो ये खबर वहां दी जा रही थी। अब भारत के अंदर मोइनुद्दीन चिश्ती की जो एक भूमिका है वो अलग तरीके की है। वो एक रिलीजियस पर्सन माने जाते हैं, एक स्पिरिचुअल पर्सन माने जाते हैं, एक होली पर्सन माने जाते हैं, और भारत के अंदर उनकी जो अजमेर के अंदर उनकी जो दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती की, वहां पर लोग जियारत के लिए जाते हैं। लेकिन ऐतिहासिकता के तहत जो एम.ए. खान लिखते हैं वो भी कम महत्व की बात बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि एम.ए. खान लिखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को हराने का श्रेय मोइनुद्दीन चिश्ती ने खुद लिया और बताया कि किस तरीके से उन्होंने मोहम्मद गौरी को जंगे मैदान से जिंदा पकड़ा और शाही फौज के जिहादियों को सौंप दिया था। तो इस तरीके से एम.ए. खान जो पूरा विवरण देते हैं कि किस तरीके से जो मोहम्मद गौरी थे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को अपने नियंत्रण में ले लिया था। हालांकि पृथ्वीराज चौहान जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया और बताया जाता है कि उन्हें मारा नहीं गया था। ये बाकी के आज के जो आधुनिक इतिहासकार हैं वो बोलते हैं कि इन्हें मारा नहीं गया था, और बाकायदा उनको पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के एक तरीके से करदाता के रूप में या टैक्स पेयर के रूप में, या एक तरीके से उनको शेल्टर देते हुए उनको अजमेर में शासन करने दिया गया था। जब मोहम्मद गौरी को लगा कि पृथ्वीराज चौहान किसी भी तरीके से तालमेल नहीं बिठा रहे हैं और कुछ और रियासतों के साथ कुछ ऐसे बगावती तेवर अख्तियार कर रहे हैं, तो बताया जाता है कि मोहम्मद गौरी ने उनकी हत्या करवा दी थी, और जो पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे उनको जीवन भरण के लिए या पोषण के लिए उन्हें रणथंभौर का किला सौंप दिया गया था। और वहां पर तो जो चौहान थे उन्होंने अपनी एक नई शाखा या एक नए सिरे से खुद को एक तरीके से मेकअप किया, कहां, रणथंभौर में जाकर के। तो बहुत सारे विवरण हमारे पास मौजूद हैं, और इसके लिए बताया जाता है कि एक सिक्का प्राप्त हुआ, एक या कई सिक्के ऐसे प्राप्त हुए हैं अजमेर से और आसपास के क्षेत्रों से, जिन सिक्कों पर देवनागरी लिपि में पृथ्वीराज और दूसरी तरफ लिखा है श्री मोहम्मद बिन साम, और नंदी भी बना है, लक्ष्मी भी बनी हुई है, घोड़ा भी बना हुआ है इन सिक्कों पर। वो सिक्के बाकायदा बरामद हुए हैं, और उन सिक्कों को आधार मान करके बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान तराइन के युद्ध के कई समय बाद तक जीवित रहे थे और उसके बाद ही उनकी हत्या की गई थी। तो आनंद स्वरूप के बाद और एम.ए. खान के बाद में हम लोग अब बात करेंगे हसन निजामी की। हसन निजामी अपनी पुस्तक ताजुल मासिर में लिखता है कि गौरी के अधीन, मोहम्मद गौरी के अधीन पृथ्वीराज चौहान को अजमेर में उनकी अधीनता में नियुक्त किया गया था, और बाद में अजमेर में ही उनकी हत्या कर दी गई थी, और वो भी राष्ट्रद्रोह का आरोप लगा करके या गद्दारी का आरोप लगाने के बाद में। तो हम बाकायदा देख सकते हैं हसन निजामी किस तरीके की वो बातें कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो 56 ग्रेन का सिक्का मोहम्मद गौरी ने दिल्ली में चलाया था, और जिसका नाम था दिल्ली वाला। ये 56 ग्रेन का सिक्का दिल्ली वाला के नाम से, मैं आपको बता दूं कि इसका चलन जो था महमूद गजनवी के वक्त से ही चला आ रहा था। महमूद गजनवी के वक्त से ही दिल्ली वाला नामक जो सिक्का था वो बाकायदा चल रहा था, लेकिन बाद में भी मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में भी ये सिक्के बादस्तूर चलते रहे थे। इसके बाद हम लोग अगर देखें कि भारत के अधिकांश जो विद्वान हैं वो यही मानते हैं कि मोहम्मद गौरी की हत्या होने के बाद, यानी कि जब दमयक में उनकी हत्या की गई थी, तो उस हत्या के बाद मोहम्मद गौरी को बाकायदा उनकी जो विजय यात्रा थी वो शोक यात्रा में बदल गई, और उनको ले जाकर के गजनी में दफन किया गया। चाहे फिर वो NCERT क्यों ना हो, NCERT चाहे वो पुराना वर्जन हो या नया वर्जन हो, दोनों ही वर्जन
एक बात लिखते हैं कि मोहम्मद गौरी 1206 तक जिंदा रहा, किस तरह उसने बयाना और आसपास के कोल वगैरह जो क्षेत्र थे वो जीत लिए थे और उन पर अपना कब्जा बना लिया था, और किस तरीके से अपने अंतिम सैन्य अभियान पर वो खोखरों का सफाया करने के लिए भारत में आया, और किस प्रकार से खोखरों के उत्साह को या उनके खून को ठंडा करने के बाद वो देश से गया या निकला। और इसी प्रकार से वो बताते हैं कि किस प्रकार दमयक में जो मोहम्मद गौरी था उसका कत्ल किया गया, लेकिन कत्ल करने वाले का सीबीएसई नाम नहीं देती है, सॉरी एनसीईआरटी में की मैं बात कर रहा हूं, एनसीईआरटी किसी भी तरीके से नाम नहीं देती है, और वो सिर्फ इतना लिखती है कि मोहम्मद गौरी की विचारधारा के पृथक, यानी कि उसके सुन्नी मत से पृथक दूसरे मत वाले मुसलमानों ने मोहम्मद गौरी का कत्ल कर दिया था, लेकिन वो किसी भी तरीके से खोखर हिंदुओं का नाम बिल्कुल भी नहीं लेती है, और ना ही एनसीईआरटी में ये लिखा गया है कि मरने के बाद मोहम्मद गौरी को कहां दफन किया गया था, गजनी में या फिर दमयक में। दमयक पाकिस्तान में पड़ता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसके दफनाने के स्थान को लेकर के बिल्कुल खामोशी अख्तियार की गई है। लेकिन भारतीय इतिहासकार जितने भी आप किसी की भी आप पुस्तक ले लें, वो सब यही लिखते हैं कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसे गजनी में दफन किया गया था, पाकिस्तान में नहीं। लेकिन हम लोग इस चीज के बारे में जान चुके हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के सोहावा में दमयक नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी को कत्ल किया गया था और उसके बेटी के मकबरे में ही उसे दफनाया गया था। इस तरीके से अगर हम देखें तो 1994 और 95 जो 1994 और 95 की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, पाकिस्तानी वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान, जिसे पाकिस्तान का मिसाइल मैन माना जाता है और कहा जाता है कैसे उन्होंने पाकिस्तानी मिसाइलों को पूरी तरीके से मॉडिफाई करके और एक नया एक पटाखा बना दिया। तो वो जो पटाखा बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे वो वैज्ञानिक हैं अब्दुल कादिर खान। उन्होंने दमयक में मोहम्मद गौरी के मकबरे का निर्माण करवाया, या ध्यान रखिए निर्माण करवाया। अगर ये निर्माण आज का है, वर्तमान का है, तो फिर जो पुराना मोहम्मद गौरी था क्या वो सच में वो गजनी में ही दफन है, या फिर पाकिस्तान के दमयक में जो मकबरा तामीरात कराया गया है क्या ये मकबरा फेक है या ये मकबरा पूरी तरीके से झूठ पर आधारित है। लेकिन आज भी अगर हम किसी भी तरीके से खोजें या ढूंढें तो पता चलता है कि जो मोहम्मद गौरी था उसे खोखरों ने कत्ल किया था, और खोखरों ने कत्ल करने के बाद में खोखरों के द्वारा कत्ल करने के बाद उसे दमयक में सोहावा में दफन किया गया था, और वहीं पर एक मकबरा बाद में बनाया गया था खान के द्वारा, जिनका नाम है, मैंने आपको बता दिया कि अब्दुल कादिर खान। मकबरा बनाने के बाद में इन्होंने जो पाकिस्तान पुरातत्व विभाग है उसको ये सौंप दिया गया था। अगर हम मिनहाज सिराज की बात करें या फिर फरिश्ता की बात करें, ये दोनों व्यक्ति ही ये कहते हैं कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था और बाकायदा उसकी बहुत ही जल्द उसको कत्ल कर दिया था। तो साफ सी यहां पर बात आ रही है कि यदि पृथ्वीराज चौहान ने 1192 में बसंत पंचमी के दिन अगर मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी, तो फिर दमयक में 1206 में मारा जाने वाला मोहम्मद गौरी कौन था? आखिर जयचंद से चंदावर की लड़ाई किसने लड़ी थी? अगर 1192 में ही जो मोहम्मद गौरी था उसकी मृत्यु हो गई थी या उसको मार दिया गया था। तो इतिहास में ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में अभी जानना बहुत जरूरी है। और जब भी हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, जब वो पूछते भी हैं कि सर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्यों, आखिर भारतीय इतिहास और खास करके सरकारी एनसीईआरटी की किताबों में किसी एक मत की ओर इंगित क्यों नहीं किया गया है? या तो वो बताएं कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की हत्या की, या फिर वो बताएं कि नहीं दमयक में रामलाल खोखर ने मोहम्मद गौरी की हत्या की थी।
तो एक तरीके से ढुलमुल एक तरीके का जो जवाब है वो सामने निकल करके आता है। और साथ ही साथ एनसीईआरटी ये भी लिखती है कि मोहम्मद गौरी भले ही अत्याचारी था, लुटेरा था, इन्वेडर था, जो बोला जाता है जिस तरीके से बुत परस्त था, या बुत परस्त सॉरी एक तरीके जासूस था और मूर्तियों को तोड़ने वाला था, मूर्ति हंता था और बुत परस्तों को किसी भी तरीके से सहन नहीं करता था। इतने अत्याचार, इतने जुल्म, इतनी विभीषिकाओं के बावजूद भी हम उसे एक आक्रमणकारी, एक अत्याचारी बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। इसके अलावा भी पृथक वो एक इस्लामी जगत में हीरो की तरह या नायक की तरह से जाना जाता है। तो दो तरीके की बातें या दो तरीके की जो चीजें हैं वो एनसीईआरटी में बाकायदा इन चीजों को लिखा गया है। और बाकी की जो बातें हैं, जो पहलू हैं, वो हम आपसे डिस्कस करते ही रहेंगे। और आज का जो हमारा जो टॉपिक था, खासकर मोहम्मद गौरी की हत्या पर जो आधारित था, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो अगली बार हम अपनी सीरीज में किसी और घटना पर चर्चा करेंगे।